वेल कार्डिक आउटपुट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर और ये हमारा आखिरी और वी कैन से सेकंड लास्ट चैप्टर है सर्कुलेटरी का और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर अब हमारे पास समरी बनेगी पूरे सारी जो हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ी है उसकी। ठीक है, तो अब हम कार्डिक आउटपुट डिस्कस करते हैं। कार्डिक आउटपुट है क्या, जो कि मैं बचपन से बताते हुए आया हूँ कि इट इज़ द टोटल सम ऑफ ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम द बॉडी टुवर्ड्स द हार्ट। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टोटल सम ऑफ ब्लड है जो कि पूरी बॉडी से कलेक्ट होकर हमारे पास हार्ट के अंदर दोबारा आ रहा होता है। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, मैंने बताया था कि इसको रिप्रेजेंट हम दो फार्मूलों से करते हैं। अब ये दो फार्मूले हमारे इस चैप्टर में बताएं, बाकी वो मैंने तो शुरू में ही बता दिया था, लेकिन ये जो दो फार्मूले जो है वो अब इस चैप्टर में बताएं। अगर ये पहले नहीं बताएं तो मैं समझता हूँ कि ना, अगर किसी को इस चैप्टर से पहले कार्डिक आउटपुट के फार्मूले नहीं पता हो तो वो हमारे पास पीछे वाले जितने भी चैप्टर्स हैं वो नहीं समझ सकता। ठीक है, तो कार्डिक आउटपुट के दो फार्मूले, एक जिसको हम कहते हैं कि कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट क्या है कि हमारे पास कितना हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इन 1 मिनट, और वी कैन से कि कितना हार्ट जो है वो बीट कर रहा है इन 1 मिनट। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास आता है वो आता है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, इट इज़ दैट अमाउंट ऑफ ब्लड विच इज़ इजेक्टेड थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है कि वो ब्लड जो कि हमारे पास है ना वेंट्रिकुलर सिस्टोल में जो कि इजेक्ट हो, उसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और ये हमारे पास कितना होता है, ये हमारे पास 70 मिलीलीटर होता है। बाकी जो 50 मिलीलीटर होता है वो हमारे पास रह जाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में एज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम के तौर पर। ठीक है, तो हम डिस्क्रिप्शन ये चल रही थी कि है ना, कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, दूसरा फार्मूला क्या था, कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू आर्टीरियल प्रेशर अपॉन टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू आर्टीरियल प्रेशर अपॉन टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। और हमने बाकी जो पिछले जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें यही देखा था कि हमारे पास नर्वस सिस्टम आर्टीरियल प्रेशर को मेंटेन कर रहा था बाय चेंजिंग कार्डिक आउटपुट एंड टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो अब हम देखेंगे कि कार्डिक आउटपुट की है ना आगे की मतलब क्या वेरिएशंस वगैरह हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ना कार्डिक इंडेक्स। कार्डिक इंडेक्स क्या होता है कि हमारे पास कार्डिक आउटपुट पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, कार्डिक इंडेक्स क्या होता है, कार्डिक आउटपुट पर यूनिट एरिया वी कैन से, और कोई स्क्वायर मीटर वाले एरिया के ऊपर हम जो अगर हम कार्डिक आउटपुट मेजर करें तो हमारे पास कहलाता है कार्डिक इंडेक्स। कार्डिक इंडेक्स क्या है, कार्डिक आउटपुट पर यूनिट एरिया। कार्डिक इंडेक्स क्या है, कार्डिक आउटपुट पर यूनिट एरिया। ठीक है, और ये हमारे पास नॉर्मल ह्यूमन में कितना होता है, 3 मिलीलीटर मतलब टाइप की कोई यूनिट जो है वो चेक कर लेना, 3 समथिंग होता है। वो इस तरीके से होता है कि हमारे पास नॉर्मल एडल्ट के अंदर कार्डिक आउटपुट जो होता है वो 5.6 है ना, वो होता है लीटर पर मिनट। ठीक है, और जो उसका अगर हम एरिया जो होता है हमारे पास नॉर्मल एडल्ट का वो होता है 1.7। तो 5.6 को अगर हम 1.7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 3। तो हमारे पास कार्डिक इंडेक्स जो है वो 3 इसकी पूरी वैल्यू एक सेकंड में देख लूँ, 3 लीटर पर मिनट पर स्क्वायर जो है वो हमारे पास है ना इसकी वैल्यू है कार्डिक इंडेक्स की। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि हमारे पास कार्डिक आउटपुट जो है वो कैसे कंट्रोल होता है बाय वीनस रिटर्न। तो इसकी बिल्कुल आसान डिस्क्रिप्शन ये है कि जितना हमारे पास है ना वीनस रिटर्न आएगा, क्योंकि मैंने ये भी बताया कि वीनस रिटर्न जो होता है वो हमारे पास इक्वल्स होता है टू द कार्डिक आउटपुट, कि जितना हमारे पास वीनस रिटर्न राइट एट्रियम में आएगा उतना ही फिर वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन से लेफ्ट एट्रियम, और उतना ही जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल उसको इजेक्शन फ्रैक्शन में आउट करेगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास जितना ज़्यादा हमारे पास राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आएगा वीनस ब्लड, उतना ज़्यादा हमारे पास कार्डिक आउटपुट निकलेगा। और इसकी मतलब वो एक्सप्लेनेशन क्या है कि फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ कहता है कि जितना ज़्यादा ब्लड आएगा उतना ज़्यादा हमारे पास मसल्स जो हैं हार्ट के मसल्स वो स्ट्रेच होंगे, और उतना ही जितना ज़्यादा स्ट्रेच होंगे फिर वो उतना ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे दोबारा और वो ब्लड को फोर्सफुली आउट कर देंगे। फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ क्या कहता है, जितना ज़्यादा हमारे पास ब्लड हार्ट में आएगा तो हार्ट के मसल्स उतना ज़्यादा स्ट्रेच होंगे। अब जितना ज़्यादा स्ट्रेच होंगे फिर वो उतना ही दोबारा ओरिजिनल वैल्यू पे आने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो ज़्यादा ब्लड जो है वो पंप आउट कर देंगे, जिसको हम कहते हैं फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ और याद रखनी चाहिए कि इसमें भी लिमिटेशन है कि अगर बहुत ज़्यादा ब्लड हमारे पास आ रहा है तो अगर जो कि बियॉन्ड द है ना स्ट्रेचिंग पावर ऑफ हार्ट है, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लड आ जाए और इतना ब्लड आ जाए कि हमारे पास अब जो है ये मसल्स जो हैं वो और ज़्यादा स्ट्रेच ना हो सकेंगे, तो हमारे पास मसल्स के जो सेल्स हार्ट के जो मसल सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएंगे और वो सेल्स जो हैं वो बर्स्ट हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास हार्ट जो है वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकेगा। अब ये ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हार्ट
हार्ट में जब बहुत ज़्यादा ब्लड आया तो उनके मसल्स जो थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गए, इतने ज़्यादा स्ट्रेच हो गए कि उनकी जो नॉर्मल कैपेबिलिटी थी वो भी ख़राब हो गई। तो हमने फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ देखा। उसके बाद जो है फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ में और क्या चीज़ आती है कि अगर हमारे पास राइट एट्रियम में ब्लड बहुत ज़्यादा आ रहा है तो इससे क्या होगा कि हमारे पास राइट एट्रियम के मसल सेल्स जो है वो स्ट्रेच हो जाएंगे। तो उस स्ट्रेच से क्या होगा कि हमारे पास हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब वो इंक्रीज़ कैसे होगा कि 10% जो इंक्रीज़ जो है वो हमारे पास करवाएगा ऐसे नोड। स्ट्रेचिंग हुई, स्ट्रेचिंग ने क्या किया, ऐसे नोड को स्टिमुलेट किया तो हमारे पास हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। बाकी जो 70% जो इंक्रीज़ होता है हार्ट रेट में वो ऐसे होगा कि प्रेशर इंक्रीज़ होने से हमारे पास एट्रिया के अंदर लो प्रेशर वो होते हैं रिसेप्टर, मैंने पहले भी बताया था। एट्रिया के अंदर क्या होते हैं, लो प्रेशर रिसेप्टर। तो हमारे पास लो प्रेशर रिसेप्टर पे जैसे ही स्ट्रेचिंग जाएगी तो वो है ना स्टिमुलेशन भेजेगा थ्रू वेगस नर्व इनटू वेजोमोटर सेंटर। ठीक है, ये वेगस नर्व जो है वो हमारे पास स्टिमुलेशन लेके जाएगी, पहले वेजोमोटर सेंटर में नहीं जाती, ये वेगस नर्व जो स्टिमुलेशन लेके जाएगी है ना सेंसरी एरिया पे। सेंसरी एरिया पे डिटेक्ट हो जाएगा कि भाई एट्रियल प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी कि वीनस रिटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। एट्रिया के मसल्स जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हुए हैं। फिर वो क्या करेगा कि है ना सेंसरी एरिया से हमारे पास वेजोमोटर सेंटर में आएगा और वेजोमोटर सेंटर क्या करा देगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज़ करा देगा। क्योंकि अब एट्रिया के अंदर ब्लड बहुत ज़्यादा आ रहा है तो हार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए किस चीज़ को एक्टिवेट कराना है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। तो सेंसरी पे जो हमारे पास सेंसरी एरिया पे जो हमारे पास स्टिमुलेशन गई है वो वेजोमोटर सेंटर में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कराएगा और हमारे पास एट्रिया जो है वो बहुत ज़्यादा फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इस रिफ्लेक्स को हम कहते हैं बेन ब्रिज रिफ्लेक्स। कार्डिक आउटपुट इज़ द सम ऑफ ऑल टिश्यू ब्लड फ्लो। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जितना ब्लड जो है वो टिश्यूज़ की तरफ फ्लो होगा फिर वहीं से हमारे पास उतना ही वेनस रिटर्न बनेगा, और जितना ज़्यादा वेनस रिटर्न बनेगा उतना ज़्यादा हमारे पास कार्डिक आउटपुट होगा। सिंपली कंक्लूजन इस टॉपिक का क्या है कि जितना ज़्यादा हमारे पास टिश्यूज़ की तरफ ब्लड फ्लो होगा उतना ज़्यादा वेनस रिटर्न आएगा और उतना ज़्यादा कार्डिक आउटपुट होगा। ठीक है, और ये जो कार्डिक आउटपुट जो फैक्टर्स हमारे पास टिश्यू ब्लड फ्लो को रेगुलेट करने वाले थे, जो फैक्टर्स हमारे पास टिश्यू ब्लड फ्लो को रेगुलेट करने वाले थे वो क्या करते हैं, वो हमारे पास कंक्लूजन में देखा जाए तो वो हमारे पास कार्डिक आउटपुट को रेगुलेट कर रहे हैं। जो फैक्टर्स हमारे पास टिश्यूज़ की तरफ ब्लड फ्लो को रेगुलेट कर रहे होते हैं वो इन दी एंड क्या कर रहे होते हैं, कार्डिक आउटपुट को रेगुलेट करते हैं। जैसे कि भाई सपोज करो कि हमारे पास है ना वो टिश्यूज़ की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ रहा है तो हमारे पास ऑटो रेगुलेशन का मैकेनिज्म क्या कराएगा कि भाई मेटा आर्टेरियल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा देगा। तो इससे क्या होगा कि अब हमारे पास बॉडी में क्या होगा कि टिश्यूज़ की तरफ ब्लड फ्लो कम हुआ है तो वीनस रिटर्न कम बनेगा। कार्डिक आउटपुट जो कि ज़्यादा था अब क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। वो डिक्रीज़ कैसे होगा कि वीनस रिटर्न कम बना, कम हमारे पास हार्ट में आया, हार्ट उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा कि हमारे पास कम कार्डिक आउटपुट जो है वो कम कार्डिक आउटपुट से कम ब्लड जो है अब वो हमारे पास बॉडी के अंदर फ्लो होगा। तो इससे हमें क्या चीज़ समझ में आई कि अगर हमारे पास टिश्यूज़ की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा तो फिर क्या करेंगे, ऑटो रेगुलेशन के थ्रू उस कार्डिक आउटपुट को डिक्रीज़ कराएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो फैक्टर्स हमारे पास टिश्यू ब्लड फ्लो को कंट्रोल करा रहे होते हैं वही फैक्टर्स हमारे पास कार्डिक आउटपुट को भी कंट्रोल करवाते हैं। ये सिंपली ये टॉपिक कहना चाह रहा था। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक जो है वो है हमारे पास लॉन्ग टर्म कार्डिक आउटपुट वेरीज इन्वर्सली विद आर्टीरियल प्रेशर विद टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अगर अब हम देखें कि कुछ बीमारियों में ऐसा होता है, कुछ क्लिनिकल कंडीशंस में ऐसा होता है कि आर्टीरियल प्रेशर तो सेम रहता है लेकिन है ना कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा होता है। कुछ क्लिनिकल कंडीशंस में क्या होता है कि कार्डिक आउटपुट हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा होता है और है ना टोटल जो आर्टीरियल प्रेशर जो है वो सेम रहता है। अब अगर हमारे पास कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है तो उसमें वो ये इंक्रीज़ कैसे हो रहा है, अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो ये इंक्रीज़ कैसे हो रहा है, क्योंकि आर्टीरियल प्रेशर तो सेम है। अब आर्टीरियल प्रेशर सेम है और कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है तो कंक्लूजन ये है कि हमारे पास दूसरी कोई ना कोई चीज़ जो है वो कम हो। ठीक है, वो किस तरीके से हमारे पास कार्डिक आउटपुट बढ़ रहा था कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। कार्डिक आउटपुट जो हमारे पास कुछ क्लिनिकल कंडीशंस में बढ़ रहा होता है प्रोवाइडेड दैट आर्टीरियल प्रेशर इज़ कांस्टेंट। आर्टीरियल प्रेशर हमारे पास सेम है लेकिन कार्डिक आउटपुट बढ़ रहा है तो वो इस वजह से बढ़ रहा होता है कि हमारे पास टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। जैसे कि हमारे पास बेरी बेरी कंडीशन है। बेरी बेरी कंडीशन में क्या होता है कि हमारे पास है ना
ऑक्सीजन जो है वो है ना सेल्स जो है वो ले नहीं सकते, ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास सेल जो है वो ले नहीं सकते, तो सेल क्या हो जाएंगे हमारे पास हाइपोक्सिक कंडीशन में हो जाएंगे। हाइपोक्सिक कंडीशन क्या कराएगा, वेजो डायलेशन करा देगा। इट मीन्स कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है वो टिश्यूज़ के अंदर फ्लो होने लगेगा और टिश्यूज़ से फिर वही ब्लड विनेस रिटर्न की फॉर्म में ज़्यादा आएगा, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास वेजो डायलेशन की वजह से हुआ, तो इट मीन्स कि हमारे पास टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो गई। इसी तरीके से हमारे पास और कंडीशंस हैं जिसमें क्या होता है कि हमारे पास है ना कार्डिक आउटपुट बढ़ रहा होता है और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ हो रही होती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कहता है कि द हार्ट हैज़ लिमिट फॉर कार्डिक आउटपुट दैट इट कैन अचीव। इसका मतलब ये है कि हमारे पास हार्ट जो है उसमें एक लिमिट होती है कि वो कितना ज़्यादा कार्डिक आउटपुट को इजेक्ट कर सकता है। जैसे मैंने फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ में बताया था कि जितना ज़्यादा ब्लड आ रहा है उतना ज़्यादा ही वो उसको इजेक्ट करेगा, प्रोवाइडेड इट इज़ बिलो द सर्टेन लिमिट्स, ठीक है। अगर जितना ज़्यादा ब्लड आ रहा है उतना ज़्यादा हमारे पास हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करके इसको एलिमिनेट करेगा। नॉर्मली अगर हम देखें कि हमारे पास नॉर्मली विदाउट एनी स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे पास हार्ट की कैपेबिलिटी कितनी होती है कि वो कितना कार्डिक आउटपुट इजेक्ट कर ले। तो नॉर्मली इसकी जो कैपेबिलिटी होती है वो होती है कि ये हमारे पास 13 लीटर पर मिनट जो है वो है ना कार्डिक आउटपुट इजेक्ट कर सकता है। नॉर्मली कितना होता है 5.6, लेकिन हार्ट जो है उसकी कैपेबिलिटी होती है कि वो हमारे पास डबल जो है वो कार्डिक आउटपुट नॉर्मली जो है वो एलिमिनेट कर सकता है, ठीक है। वैसे कितना करता है 5.6, लेकिन अगर ज़्यादा ब्लड आ जाए तो विदाउट एनी स्टिमुलेशन ये हमारे पास ज़्यादा ब्लड फ्लो यानी कि ट्वाइस द कार्डिक आउटपुट जो है वो ये इजेक्ट कर सकता है विदाउट एनी स्टिमुलेशन। अगर हमारे पास वैसे नॉर्मली हार्ट कितना इजेक्ट करता है कार्डिक आउटपुट 5.6, लेकिन अगर ज़्यादा ब्लड आ रहा है, ठीक है, ज़्यादा ब्लड आने से सपोज कर लो कि ट्वाइस द हमारे पास कार्डिक आउटपुट इसके अंदर ट्वाइस द वीनस रिटर्न इसके अंदर आ रहा है, तो ये हमारे पास ट्वाइस जो है ना कार्डिक आउटपुट एलिमिनेट कर सकता है विदाउट एनी स्टिमुलेशन। फिर अगर हमारे पास इससे ज़्यादा ब्लड आ जाए यानी कि 13 जो हमारे पास जो ट्वाइस द कार्डिक आउटपुट ब्लड आया है, अब इससे भी और ज़्यादा ब्लड हमारे पास एट्रियम में आ जाए तो फिर हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसकी कॉन्ट्रैक्टाइल पावर जो है वो इंक्रीज़ करवा देगा। दोबारा इसको एक दफ़ा चीज़ समझो कि हार्ट जो है वो वैसे तो 5.6 लीटर पर मिनट का कार्डिक आउटपुट इजेक्ट करता है, लेकिन ये इसकी कैपेबिलिटी ये है कि विदाउट एनी स्टिमुलेशन अगर हमारे पास ज़्यादा ब्लड आ रहा है हार्ट के अंदर, इतना ज़्यादा कि 2 टाइम ऑफ कार्डिक आउटपुट इसके अंदर ब्लड आ रहा है, तो ये ट्वाइस द कार्डिक आउटपुट जो है वो एलिमिनेट कर सकता है विदाउट एनी स्टिमुलेशन। लेकिन अगर हमारे पास इससे ज़्यादा ब्लड आ रहा है यानी कि थ्राइस द कार्डिक आउटपुट जितना इसके अंदर अब ब्लड आ रहा है, तो उसको इतनी जल्दी वो इजेक्ट नहीं कर सकेगा। इसके लिए क्या होगा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आएगा, वो इसकी कॉन्ट्रैक्टाइल पावर इंक्रीज़ कराएगा, तब फिर वो ज़्यादा अमाउंट को इजेक्ट कर सकता है। Now factors that cause the hyper effective heart and hypo effective heart। हाइपर इफेक्टिव हार्ट यानी कि बहुत ज़्यादा है ना एक्टिव हमारे पास हार्ट हो जाए, तो ये कब होगा जब हमारे पास सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाए और हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाए, ठीक है। और कब होता है कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, ठीक है, जो मैराथन रनर्स वगैरह होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे पास हार्ट के मसल सेल्स के अंदर हाइपरट्रॉफी हुई हुई होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं बड़े हुए हुए होते हैं, इंक्रीज़ साइज़ होता है, इंक्रीज़ इन लेंथ होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो हमारे पास नॉर्मल से ज़्यादा ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, वो हमारे पास नॉर्मल से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो ब्लड को या कार्डिक आउटपुट को ज़्यादा इजेक्ट करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करने वाले पीपल्स के लिए हमें पता है कि उनको कार्डिक आउटपुट की या ब्लड फ्लो की नॉर्मल से ज़्यादा नीड होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि इनका हार्ट भी जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है और कार्डिक आउटपुट भी जो है वो ज़्यादा एलिमिनेट करता है, ठीक। उसके बाद हमारे पास जो हाइपो इफेक्टिव हार्ट है, हाइपो इफेक्टिव हार्ट मतलब कि हमारे पास हार्ट जो है वो है ना कम एक्टिव हो जाए या और कार्डिक आउटपुट डिक्रीज एलिमिनेट करे। तो वो कब होगा जब हमारे पास है ना वो जो मसल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हुई हुई हो, हार्ट अटैक हुआ हुआ हो, हार्ट फेलियर हुआ हुआ हो। और हमारे पास कब होता है जब हमारे पास हाइपरटेंशन हो जाए। हाइपरटेंशन हो जाएगी तो तब हमारे पास जो है ना कैसे हाइपो इफेक्टिव हार्ट होगा, वो ऐसे होगा कि हमारे पास है ना जो आर्टीरियल प्रेशर जो है, आर्टीरियल प्रेशर हमारे पास बढ़ा हुआ है। इट मीन्स कि हमारे पास एओर्टा के अंदर जो है ना सिस्टोल और डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ है। अब हमारे पास क्या होगा कि हार्ट के अंदर जो वेंट्रिकल होता है, वेंट्रिकल में जो हमारे पास ब्लड आ रहा होता है, अब उसको जो है अगर कार्डिक साइकिल याद हो तो कार्डिक साइकिल में मैंने बताया था कि अगर है ना जो ब्लड है वेंट्रिकल के अंदर, अगर उसको आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन से अब आगे निकलना है, अब उसको कॉन्ट्रैक्शन करनी है, तो जिससे क्या होगा ब्लड जो है वो हमारे पास एओर्टा में जाए,
तो उसके लिए लाजमी है कि वो हमारे पास एओर्टा के जो एओर्टिक वॉल्व के अंदर जो या एओर्टा के अंदर एओर्टा के अंदर जो डायस्टोलिक प्रेशर है 80 मिलीमीटर मरकरी, उससे ज़्यादा हमारे पास वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर आ जाए, तभी हमारे पास वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो एओर्टा के अंदर जा सकता है। ठीक, अब अगर हमारे पास हाइपरटेंशन हुआ है, उससे क्या होगा कि हमारे पास डायस्टोलिक प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर दोनों जो होता है वो हमारे पास एओर्टा के अंदर बढ़ जाता है। आर्टीरियल प्रेशर तभी बढ़ेगा। तो अगर जब हमारे पास आर्टीरियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, डायस्टोलिक प्रेशर भी हमारे पास बढ़ा हुआ है, सपोज़ करो डायस्टोलिक हमारे पास 90 पे पहुंच गया है, तो अब हमारे पास वेंट्रिकल को 90 से ज़्यादा प्रेशर अपने अंदर बिल्डअप करना पड़ेगा, तब जाके वो एओर्टिक वॉल्व को ओपन करेगा और फिर ब्लड जो है वो हमारे पास है ना एओर्टा के अंदर जा सकेगा। तो अब नॉर्मली तो ऐसा तो है ना, वेंट्रिकल इतनी जल्दी तो प्रेशर इंक्रीज़ नहीं कर सकता। तो इससे क्या बात समझ में आई कि हमारे पास हाइपर टेंशन से क्या होता है कि ना डायस्टोलिक प्रेशर एंड सिस्टोलिक प्रेशर ऑफ एओर्टा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वेंट्रिकल को क्या होता है, दुश्वारी होती है, ये प्रॉब्लम होती है कि वो हमारे पास है ना दूसरा जो अब इसके अंदर ब्लड आ रहा है उसको वो इजेक्ट आउट करने में इसको क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से हाइपो इफेक्टिव हार्ट हो जाता है। ठीक है, बाकी जो हमारे पास फैक्टर्स हैं बहुत ज़्यादा आसान है कि हमारे पास जो है इन्फ्लेमेशन हो जाए हार्ट की, या कुछ भी ऐसा फैक्टर हो जाए जिससे हमारे पास हार्ट जो है वो लेस एक्टिव हो जाए, तो वो हमारे पास हाइपो इफेक्टिव हार्ट के अंदर आ जाते हैं। वेल कंट्रोल ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन कार्डिक आउटपुट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसको समझना भी कि अगर हम एक्सरसाइज करने वाले पर्सन को लेते हैं, ठीक है, तो उसके जो सेल्स जो हैं वो हमारे पास इनिशियली क्या होगा कि उनको वो सेल्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे, उनका मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ होने की वजह से और ऑक्सीजन कंजप्शन की वजह से हमारे पास हाइपोक्सिक सेल्स बन जाएंगे। ये हाइपोक्सिक सेल्स क्या करेंगे, वेजोडाइलेशन करा देंगे। तो इससे क्या होगा कि वेजोडाइलेशन से ज़्यादा ब्लड जो है वो हमारे पास टिश्यूज़ में आएगा, और फिर जो मतलब मसल्स हैं उसमें ज़्यादा ब्लड आएगा, और ड्यू टू वेजोडाइलेशन हमारे पास क्या हो रहा है कि ब्लड तो है ना मसल्स में ज़्यादा आ रहा है, लेकिन आर्टीरियल प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। अब इस आर्टीरियल प्रेशर हमारे पास डिक्रीज़ हो चुका है, इसको एलिवेट करवाने के लिए हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कराएगा कि हमारे पास है ना सबसे पहले पूरी बॉडी में वेजो कंस्ट्रक्शन करा देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आर्टीरियल प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, साथ साथ में क्या कराएगा कि हमारे पास है ना वेन्स को भी क्या कराएगा, वेजो कंस्ट्रक्ट कराएगा, ताकि जो हमारे पास जो मसल सेल्स में बहुत ज़्यादा ब्लड आया था, अब वो ज़्यादा ब्लड हमारे पास वेनस रिटर्न बने, और वेनस रिटर्न को कंस्ट्रिक्ट करा देगा, ताकि जो हमारे पास है ना वेन्स में से जो ब्लड स्लोली आ रहा था, अब वो फ़ौरन हमारे पास है ना हार्ट के अंदर आ जाए। और फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ करा देगा, जिससे हमारे पास कार्डिक आउटपुट जो है वो ज़्यादा बनेगा। ज़्यादा हमारे पास फिर है ना कार्डिक आउटपुट बनने से आर्टीरियल प्रेशर फिर हमारे पास रेज होने लगेगा अप टू द नॉर्मल, और फिर ज़्यादा जो ब्लड जो आया था मतलब उससे हार्ट से कार्डिक आउटपुट के फॉर्म में फिर वो मसल्स को मिलेगा, फिर हमारे पास वेन्स में ब्लड आएगा, और इस तरीके से हमारे पास क्या होगा कि कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ होता रहेगा अप टू द नॉर्मल, आर्टीरियल प्रेशर होगा इंक्रीज़ होगा अप टू द नॉर्मल। लेकिन जैसे ही हमारे पास है ना नॉर्मल से ज़्यादा होने लगेगा, तो हमारे पास फिर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि क्या कराएगा कि है ना कार्डिक आउटपुट को वो उसको हार्ट को मतलब डिक्रीज़ करा देगा। वेनस रिटर्न पे हमारे पास है ना वो डिक्रीज स्टिमुलेशन हो जाएगी। ठीक है, और क्या होगा कि हमारे पास जो वेजोडाइलेटर एजेंट्स जो हैं वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे।